हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लीगल हब। पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया है। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 only says that immovable property does not include standing timber, growing crop और grass। तो सेक्शन 3 के अनुसार कुछ चीजों को डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड किया गया है, बट ये नहीं बताया गया है दैट व्हाट इट इंक्लूड्स। So we have to go through some other definitions of immovable property under different statutes. First of all, we have to go through the General Clauses Act 1897, जिसमें कि सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, benefit to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth। मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक इंक्लूसिव डिफिनीशन देता है। सो जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है एंड सेक्शन 3 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इस डिफिनीशन को कंसीडर करते हैं, और जब दोनों डिफिनीशन को कंबाइन करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड standing timber, growing crop or grass, and it includes land, benefits to arise out of land, and things attached to the earth. So we can define immovable property as follows. Immovable property shall include land, benefit to arise out of land, and things attached to the earth. Things permanently fastened to anything attached to the earth, except standing timber, growing crop, or grass. There are some key terms in this definition like land, benefit arises out of land, things attached to the earth, things permanently fastened to anything attached to the earth, standing timber, growing crop and grass. So हमें इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझना होगा in order to understand what is immovable property। तो आइए हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड पे डिस्कस करते हैं। द लैंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, अ डिटरमिनेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये डिटरमिनेट पोर्शन क्या है? तो डिटरमिनेट पोर्शन हम एक ऐसे एरिया को कहते हैं जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका एक डिफाइंड लेंथ है, जिसका एक डिफाइंड बाउंड्री है, तो वो आ जाएगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ लैंड। देन द सेकंड एलिमेंट दैट इज द कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने पहले देखे हैं, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने एयर स्पेस से फ्लाई करने का परमिशन नहीं देता है। अभी हम लोग थर्ड एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द ग्राउंड बीनीथ द सरफेस। अब उस सरफेस के अंदर एक निश्चित पोर्शन तक नीचे का जो ग्राउंड होगा वो भी उस लैंड के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। एंड दैट्स वाई हम लोग जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम लोग जब घर बनाते हैं, तो हम उस जमीन को खोद सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ लोग अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस करते हैं, लाइक लोग उसमें ट्यूबवेल फिट करते हैं। तो वो जो ट्यूबवेल के लिए होल डिग किया जाता है 150 फीट्स, 200 फीट्स, और एट सम प्लेसेस इट also goes to 500 feet। ये under the concept of the ground beneath the surface cover हो जाता है, and that's why we are allowed to dig the borewell inside our land। okay? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एलिमेंट पर बताया गया है all the object either on or under the surface of the land in their natural state। यहाँ पे ये बात किया गया है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि उस सरफेस ऑफ द लैंड पे हो या उसके अंडर हो, जैसे मिनरल्स, तो जो भी मिनरल है वो अगर आपके लैंड के अंदर है तो वो में इंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लैंड और क्या इंक्लूड करता है। तो लैंड, लेक, रिवर्स एंड पॉन्ड भी इंक्लूड करता है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड कवर्ड बाय वाटर। द लास्ट एलिमेंट इज दैट ऑल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी either on or under the surface of the land with the intention of permanent annexation। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड और अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड इंस्टॉल करता है या रखता है इस इंटेंशन के साथ कि वो वहाँ परमानेंटली एनेक्स्ड रहेगा, या परमानेंट अटैचमेंट के इंटेंशन के साथ वहाँ अगर उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, तो वो लैंड के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है और अपना सेपरेट आइडेंटिटी वो खो देता है। दैट मीन्स अगर लैंड को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी जो कि परमानेंटली अटैच्ड कर दिया गया था वो भी उस लैंड के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है बिल्डिंग, फेंसिंग एंड वॉल्स। ये जो फिफ्थ एलिमेंट मैंने डिस्कस किया, ये बताया गया था
इन द केस ऑफ फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटे प्रेंद्रे इन इंग्लिश लॉ। इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो सारी बेनिफिट्स कवर होती है जो कि उस लैंड से सीवियर नहीं किया जा सकता है, जैसे राइट टू कलेक्ट फीस, राइट टू कलेक्ट लेस और लीव्स फ्रॉम ट्रीज दैट आर प्लांटेड ओवर दैट लैंड। तो अगर उस लैंड को ट्रांसफर किया जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली उस लैंड के साथ ट्रांसफर हो जाएगा टू द ट्रांसफररी, अनलेस देयर इज सम कॉन्ट्ररी इंटेंशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मोहन एक लैंड सोहन के पास बेच रहा है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एक ये टर्म्स रख देता है कि वो पोजीशन 1 साल के लिए नहीं देगा, क्योंकि उस लैंड पे कुछ ट्रीज लगे हुए हैं जो कि ग्रो करेंगे और उसके बाद फिर वो उससे बेनिफिट लेगा। इन दिस केस द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये जो ट्री है ट्रांसफर नहीं होगा। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो एक जंगल मिस्टर बाई को बेचता है, उस जंगल में पेड़ हैं, मिनरल्स हैं। जब कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन शो नहीं किया गया बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर बाई एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो ये सारे जो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, सारे उस लैंड के साथ ही ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए हम एक केस लॉ देख लेते हैं। आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1956, Supreme Court 17। It was decided in this case that right to catch fish from lake was held to be interest in immovable property being benefit arising out of land। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 of the Transfer of Property Act 1882, it says that things attached to the earth includes things rooted to the earth, as in the case of trees and shrubs, things embedded in the earth, as in the case of walls or buildings, and things attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that टू विच इट इज अटैच्ड। जो भी चीजें प्लांट हो गया के बाद फिर और भी कई चीजें हो गई जो कि जमीन में रूटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वो एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है जो सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, जिसके अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को इंक्लूड नहीं करता है। तो उसको हम आगे देखेंगे। To decide the question of nature of property, in order to decide that something which is rooted in the earth वो movable है या immovable है, हमें इसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि what was the intention and purpose of the party before attaching that property। Like अगर हम एग्जांपल लें, स्टैंडिंग टिम्बर को ही एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो शीशम ट्री लगाने का पर्पस ये हुआ कि जब वो ग्रो करेगा उसके बाद फिर उसको काटा जाएगा वुड के लिए। तो इन दैट केस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर एक मैंगो ट्री को प्लांट किया जाता है उसी लैंड पे, और उस मैंगो ट्री को प्लांट करने का इंटेंशन ये था जब मैंगो फ्रूट लगेगा उस प्लांट में तो उसे तोड़कर बेचा जाएगा एंड सम प्रॉफिट विल बी अर्न्ड, इन दैट केस वो मैंगो ट्री अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, ना कि स्टैंडिंग टिम्बर। थिंग्स एम्बेडेड इन दैट, इसके अंडर क्या कवर होगा? तो इसके अंडर अगर कोई आदमी अपने लैंड पे घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कोई वॉल क्रिएट करता है, उस चीज को थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ के अंडर कवर करेंगे और वो एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन देखना होगा। लाइक अगर कोई व्यक्ति अपने लैंड पे सिर्फ ब्रिक्स को अरेंज करके रख रहा है, तो वहां पे उसका इंटेंशन इम्बेडमेंट टू द अर्थ नहीं था उस ब्रिक्स का, तो इसीलिए वो अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे क्या बोला गया है कि थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, मतलब जो इम्बेड किया गया है। लाइक अगर एक बिल्डिंग बनाई गई है तो वो बिल्डिंग है इम्बेडेड टू द अर्थ, लेकिन अगर उस बिल्डिंग से कुछ अटैच किया गया है फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। लाइक एक बिल्डिंग में डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, तो ये सारे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्ट में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। वही अगर उस बिल्डिंग में टेम्पररी पर्पस के लिए कुछ चीज़ों को रखा गया है, कुछ चीज़ों को अटैच किया गया है, लाइक एक फोटो फ्रेम हैंग किया जाता है वॉल पे, वो एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा। वहां पे फिर हमें देखना होगा कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ हैंगिंग दैट फोटो फ्रेम, और उस इंटेंशन के आधार पे हम वहां पे एक डिसाइड करेंगे वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए हम एक केस लॉ देखेंगे, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है ये। इसमें ये बोला गया था
कि right to fell, cut and collect standing timber from the trees in various stages of their growth and extending over a period of time is an interest in the immovable property. Things attached to the earth के पॉइंट को डिस्कस करने के लिए इंटेंशन, पर्पस, ड्यूरेशन ऑफ अटैचमेंट, डिग्री ऑफ अटैचमेंट एंड मोड ऑफ अटैचमेंट, ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा एंड उसके बाद ये डिसाइड होगा वेदर दैट थिंग कॉन्स्टिट्यूट अंडर द इमोरल प्रॉपर्टी और नॉट। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो एक मैगजिम के आधार था, क्विक क्विड प्लांटेरो सोलो सोलो क्रेडिट, विच मीन्स वाट एवर विच प्लांटेड टू द सॉइल बिलोंग्स टू द सॉइल। बट डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया that the intention, degree of attachment and mode of an attachment are essential element to consider whether a thing attached to the earth will be considered as immovable property or not. In the same manner, स्टैंडिंग टिम्बर को भी immovable property में कंसिडर नहीं किया जाता बिकॉज एक प्लांट को भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है टू गेट वुड फ्रॉम दैट प्लांट व्हेन इट इज रेडी टू बी कट। अगर एक पार्टी ने मैंगो ट्री लगाया अपनी लैंड पे फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग फ्रूट्स आउट ऑफ दैट प्लांट, तो वो immovable प्रॉपर्टी होगा या मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। अब अगर किसी ने मैंगो ट्री लगाया और उसका इंटेंशन ये था कि जब ये प्लांट बड़ा होगा, रेडी होगा टू बी कट डाउन, तो उसके बाद फिर हम इसको कट करके इसके वुड से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ऑल्दो इट वाज अ फ्रूट बियरिंग प्लांट, ये जो है वो इमोरल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some other definitions that are provided under section 3, that is the interpretation clause of the Transfer of Property Act 1882. Thank you for watching this video. Please share, like, subscribe and don't forget to press the bell icon.